अनुजा करवाल कहती है कि उनका परिवार कार नहीं खरीद रहा है क्योंकि वह अपनी बेटी, जो तीसरी कक्षा में पढ़ती है, कि 1.5 लाख रुपए की ट्यूशन फीस भरना चाहती है और उनका मानना है कि जब उनका दूसरा बच्चा स्कूल जाएगा तो खर्च दोगुना हो जाएगा। नई दिल्ली के वित्तीय सलाहकार वकार खान का कहना है कि 2021 में उन्हें अपने 10 साल के बेटे को निजी स्कूल से छुड़वाकर सरकारी स्कूल में डालना पड़ा क्योंकि 10% फीस वृद्धि के कारण उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। और यह कोई अकेला मामला नहीं है। हमारे देश में लाखों परिवार ऐसा ही महसूस करते हैं। तो सवाल यह है कि भारतीय निजी स्कूलों की फीस इतनी महंगी क्यों है? भारतीय अभिभावक अधिकतर निजी स्कूलों को इसलिए चुनते हैं क्योंकि सरकारी स्कूलों की स्थिति खराब है। यह तो आप भी जानते हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में जब सरकारी निरीक्षण किया गया तो कक्षा 8 में अंग्रेजी पढ़ाने वाली शिक्षिका एक साधारण अंग्रेजी वाक्य भी नहीं बोल सकी। उसे तुरंत निलंबित किया जाना चाहिए। वह पढ़ नहीं सकती। वह बच्चों को कैसे पढ़ाएगी? यहाँ तक कि एक शिक्षक भी। वह पढ़ नहीं सकती। यही कारण है कि सरकारी स्कूल में 5वीं कक्षा के 50% छात्र दूसरी कक्षा की पाठ्य पुस्तक भी नहीं पढ़ सकते। आप सोच रहे होंगे कि सरकारी स्कूलों की हालत तो केवल गांवों में ही खराब है, लेकिन आप गलत हैं। शहरों में सरकारी स्कूलों की हालत भी खराब है। नोएडा के सरकारी स्कूल का वार्षिक रखरखाव बजट 75,000 रुपये है। जरा इसे देखो। जाहिर है, माता पिता अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में नहीं भेजेंगे। वे अपने बच्चों को निजी स्कूल में भेजेंगे। सवाल यह है कि क्यों? भारत में सरकारी स्कूल उस स्तर तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं जिससे माता पिता और हम खुश हो सकें? 1966 में कोठारी आयोग ने कहा था कि हमें शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 6% खर्च करना चाहिए। यह लक्ष्य 1986 और 2020 में दोहराया गया, लेकिन यह अभी तक हासिल नहीं हुआ है। अमेरिका में यह आंकड़ा 6% है और ब्रिटेन में यह 4.2% है। लेकिन सरकारी स्कूलों में शिक्षकों का मूल्यांकन उनके विद्यार्थियों के प्रदर्शन के आधार पर नहीं किया जाता। उनका मूल्यांकन इस आधार पर किया जाता है कि उनका भोजन ठीक से पकाया गया है या नहीं। राजस्थान के धौलपुर गांव के एक सरकारी स्कूल के शिक्षक ने बताया कि जब अधिकारी उनके स्कूल का निरीक्षण करने आते हैं तो वे यह देखते हैं कि स्कूल में दूध परोसा जा रहा है या नहीं और मध्याह्न भोजन तैयार हो रहा है या नहीं। अब भोजन महत्वपूर्ण है, लेकिन शिक्षा का क्या? इसीलिए कई परिवारों ने अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजना बंद कर दिया है। पिछले 10 वर्षों में निजी क्षेत्र में नामांकन 21% से बढ़कर 38% हो गया है। चूंकि भारतीय अभिभावकों में, विशेषकर शहरों में, बहुत अधिक हताशा है, इसलिए निजी स्कूलों को पता है कि वे कोई भी शुल्क वसूल सकते हैं। आम तौर पर किसी स्कूल की फीस संरचना इस प्रकार होती है। एकमुश्त प्रवेश शुल्क 75,000 रुपये तक हो सकता है। वार्षिक ट्यूशन फीस 1.5 लाख रुपये तक हो सकती है। पुस्तकों और अन्य सामग्रियों की कीमत 4,000 रुपये से लेकर 7,000 रुपये तक हो सकती है। इसमें छिपी हुई लागतें हैं। उदाहरण के लिए, कई अभिभावकों का कहना है कि स्कूलों का विशिष्ट आपूर्तिकर्ताओं के साथ गठजोड़ है। आप उनसे केवल किताबें, यूनिफॉर्म या अन्य सामान ही खरीद सकते हैं। अंत में, अगर परिवहन की बात करें तो स्कूल बस या वैन की लागत 1,500 रुपये से लेकर 2,500 रुपये प्रति माह तक हो सकती है। जो अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल नहीं छोड़ सकते, उनके पास इस दर का भुगतान करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ये बातें आपको उचित लग सकती हैं, लेकिन कई स्कूलों ने तो सारी सीमाएं लांघ दी है। उदाहरण के लिए, केरल में कुछ प्री स्कूल हैं
जो ट्यूशन फीस के अलावा वार्षिक दिवस समारोह के लिए अलग से शुल्क लेते हैं। ये स्कूल इस फीस को कैसे उचित ठहराते हैं? उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। वे जानते हैं कि माता-पिता हताश हैं। वे कुछ समय तक विरोध कर सकते हैं, लेकिन अंत में उनके पास फीस चुकाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। अभिभावकों को यह दिखाने के लिए कि वे जो पैसा खर्च कर रहे हैं वह वास्तव में उनके पैसे के अनुरूप है, ये स्कूल इस तरह की ब्रांडिंग करते हैं मानो वे उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान कर रहे हों। उदाहरण के लिए, कई स्कूलों ने छोटे बच्चों के लिए मोटर कौशल विकास कक्षाओं जैसे आकर्षक कार्यक्रम बनाए हैं। वास्तव में मोटर कौशल विकास किसी भी प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए। यह कोई बड़ी बात नहीं है। मोटर कौशल मूलतः गति से संबंधित है, जहां बच्चे अपने शरीर को हिलाना सीखते हैं, चाहे वह खड़े होकर हो या रेंगकर। अब सवाल यह है कि क्या ये स्कूल कानूनी तौर पर ये फीस वसूल सकते हैं? हकीकत में प्रवर्तन बहुत कमजोर है और स्कूल जो चाहे उतना शुल्क वसूल सकते हैं। और यदि अभिभावक उन पर दबाव भी डालते हैं तो स्कूल फीस बढ़ाने के रचनात्मक तरीके ढूंढ लेते हैं। उदाहरण के लिए, 2021 में पुणे के एक स्कूल में लगभग 500 छात्रों को तब निष्कासित कर दिया गया जब उनके अभिभावकों ने फीस वृद्धि का विरोध किया। उदाहरण के लिए, जब दिल्ली पब्लिक स्कूल वसंत कुंज ने 5 वर्षों के भीतर अपनी स्कूल फीस दोगुनी कर दी, तो कई अभिभावक स्कूल के खिलाफ अदालत चले गए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि ऐसी बढ़ोतरी से पहले सभी निजी स्कूलों को शिक्षा निदेशालय से मंजूरी लेनी होगी। मैं इस क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप के खिलाफ हूं, क्योंकि सरकार इसे सुधारने के बजाय बर्बाद कर देगी। एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि जब हम निजी स्कूलों की बात करते हैं तो आप सोचते होंगे कि निजी स्कूल अमीरों के लिए हैं, लेकिन मामला ऐसा नहीं है। हमारे देश में जितने भी निजी स्कूल हैं और जो हम जानते हैं, उनमें से अधिकांश वास्तव में इतने आकर्षक नहीं हैं। दरअसल, निजी स्कूल के लगभग 70% छात्र 100 रुपये से कम फीस देते हैं। फीस के लिए 1000 रु। कुछ मामलों में निजी स्कूलों की फीस सरकारी स्कूलों की फीस से भी कम होती है। तो फिर ये सस्ते निजी स्कूल अपना कारोबार कैसे चलाते हैं? मूलतः वे खर्च कम करते हैं। खर्च कम करने के लिए वे योग्य शिक्षकों को नियुक्त नहीं करते हैं। इसके बजाय आंकड़ों से पता चला है कि ऐसे निजी स्कूलों में शिक्षकों का वेतन सरकारी स्कूल के शिक्षकों के वेतन से भी कम है। और यही कारण है कि इन स्कूलों में शिक्षा का परिणाम इतना खराब है। ऐसे कम लागत वाले निजी स्कूलों में या तो अप्रशिक्षित शिक्षक हैं या उनके पास कोई अनुभव नहीं है। तो सवाल यह है कि क्या ये निजी स्कूल वास्तव में अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, या फिर वे स्कूल का एक सस्ता संस्करण मात्र है जो निजी स्कूल के टैक्स से लाभान्वित हो रहे हैं, लेकिन वे ऐसे काम कर रहे हैं जैसे कि वे कोई सरकारी स्कूल हों। वास्तव में जब आप डेटा देखेंगे तो पाएंगे कि उनका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं है। अध्ययनों से पता चला है कि निजी स्कूलों में तीसरी कक्षा के लगभग 40% छात्र दूसरी कक्षा की पाठ्य पुस्तक का एक पैराग्राफ भी नहीं पढ़ सकते। सरकारी स्कूलों के लिए यह आंकड़ा 23% है। तो स्पष्ट है कि बच्चे अच्छे सरकारी स्कूल या सस्ते निजी स्कूल में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। समस्या यह है कि ये सस्ते निजी स्कूल अजीब चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे शिक्षण की गुणवत्ता या सीखने पर ध्यान केंद्रित नहीं करते। इसके बजाय वे अंग्रेजी माध्यम कौशल पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे अपने माता-पिता से कहते हैं कि वे उनके बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाएंगे, और माता-पिता यह मानने लगते हैं कि उनके बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, तो स्कूल में जरूर कुछ अच्छा चल रहा होगा।
लेकिन अंग्रेजी के अलावा कुछ अन्य चीज़ें भी हैं जो स्कूल के लिए मायने रखती हैं, जिन पर ये स्कूल ध्यान नहीं देते। मेरा मानना है कि जब भी ऐसे क्षेत्र में कोई समस्या हो, तो उसका आसान समाधान यह है कि वहाँ प्रतिस्पर्धा बढ़ा दी जाए। शिक्षा क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा क्यों नहीं बढ़ रही है? क्योंकि स्कूल बनाना आसान नहीं है। आपको बहुत सारे नियमों और विनियमों का पालन करना होगा। चूंकि स्कूलों को गैरलाभकारी दर्जा प्राप्त है, इसलिए भूमि, भवन और सुविधाओं के बारे में कई कठोर नियम हैं। इन चीज़ों के कारण हर कोई स्कूल नहीं बना सकता। लेकिन यदि आप काम कर रहे हैं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं, तो आकार क्या मायने रखता है? सभी स्कूलों का ध्यान भूमि और कक्षाओं के आकार पर है। लेकिन इस बात का क्या कि बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं? और क्योंकि इतने सारे नियम हैं, हमारे देश में स्कूल और कॉलेज ज्यादातर राजनेताओं के स्वामित्व में हैं, क्योंकि यह एक अच्छा व्यवसाय है। इसलिए यदि हम अपने शिक्षा क्षेत्र में सुधार करना चाहते हैं, तो हमें स्कूल निर्माण को आसान बनाना होगा, ताकि कागजी कार्रवाई कम हो और देरी भी कम हो। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि स्थान मायने नहीं रखता, लेकिन इतने अधिक नियम न लगाएं कि नए स्कूल न बनाए जा सकें। और अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे बच्चों को अच्छी स्कूली शिक्षा मिल सकेगी।